मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीजीटी के 2005 से लेकर 2021 तक लिटरेरी टर्म्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम पेपर में, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और वो क्वेश्चन, और अभी आप लोग जो ये क्लास देखेंगे ये हमारी लाइव क्लास है। आप लोगों की क्लास हम लोगों ने इससे जो ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है क्लास स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले करा है, और अब आप लोगों की जो भी ये आप लोग देखेंगे लाइव क्लास, आपके सामने जो ये क्लास है लाइव क्लास है हमारी। बिल्कुल इनकी पीडीएफ आप लोगों के पास आएगी। तो ये हमारा जो है यहाँ से 2005 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस इन वन पेपर, आपके पूरे पेपर में, एक पेपर में आपको सारा का सारा मटेरियल। अब आप लोग खुद ये सोचिए, क्या आपसे ज्यादा आपके बारे में मैं नहीं सोचती? आप बताइए। I do think about you and I always think about the betterment of my students. I always want that all the students of mine should get successful. इसीलिए इतनी मेहनत मैं जानती हूँ कि शायद आपको इतनी मेहनत आप अपने लिए नहीं करते, ये हम खुद ही टाइप करते हैं और खुद ही जो है आप लोगों के लिए ये। तो आप खुद देखिए आपके लिए, और सब पता है इसका एक पर्पस है। ये इसका एक पर्पस ये है कि आपको एक इम्पोर्टेंस बताना कि लिटरेरी टर्म्स एग्जाम में कितने जरूरी हैं। जिस किसी को ये लगता हो कि लिटरेरी टर्म्स पढ़ के क्या करना है, टीजीटी में 4 राइटर्स पढ़कर निकाल लेंगे, तो फॉर योर नॉलेज आई मस्ट टेल यू कि 2021 का पेपर में 28 लिटरेरी टर्म्स आई हैं। और अब आप पेपर देखिए और देखिए पेपर के हिसाब से कितनी लिटरेरी टर्म्स आई हैं। लेट्स स्टार्ट लिटरेरी टर्म्स। स्टार्ट करें तो लिटरेरी टर्म्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में है। यस भाई, ऐसा है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। पिछले 20 साल से पढ़ा रही हूँ, बहुत हजारों सिलेक्शंस हो चुके हैं, ये मुझे अपने बारे में नहीं है। तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो इसका प्रमाण दो, ठीक है। मुझे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है वेदर आई एम अ गुड टीचर और नॉट। आई एम अ गुड टीचर एंड दैट आई वेरी वेल नो, ठीक है। इसीलिए ही लोग आते हैं, लेकिन आपको प्रमाण देने की जरूरत है आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दैट यू हैव टू गिव। जो आपको प्रमाण देना है, बात मेरे प्रमाण की नहीं है, बात आपके प्रमाण की है, आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एक अच्छे टीचर के जो स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे स्टूडेंट बनिए, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट्स बनिए और अच्छे स्टूडेंट बन के जो आपका लक्ष्य है उसे अचीव कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन देखिए 2005 के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। 2000, प्रणाम जी, खुश रहिए। और ये रहे 2005 के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और आपको सारे वही मिलेंगे जो मोस्टली वही हैं जो मेरे पढ़ाए हुए हैं। 2-4 लिटरेरी टर्म मैंने छोड़ दिए कि बाद में पढ़ाऊंगी, जरा ध्यान से देखिए। द हीरोइक कपलेट इज जनरली इन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए। आयम्बिक डायमीटर, आयम्बिक ट्राइमेस्टर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, ये आप सबको पता है कि इसका आंसर है, द आंसर इज आयम्बिक पेंटामीटर। यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर, आवाज पहले सिलेबल पे गिरती है, दूसरे पे उठती है। 10 जो है वो सिलेबल्स होते हैं, 5 फीट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2005 के क्वेश्चंस हैं। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस सिग्निफाइंग, क्वेश्चन नंबर 2, myth comes from Greek mythos signifying imagination, children's story, a story plot, true or invented, characters from the past, that is C, a story true or invented। इसका आंसर है C,
क्योंकि इसका मतलब होता है मिथ का मतलब होता है एक कपोल कल्पित कहानियां जो बनाए जो सच भी हो सकती हैं और जो इन्वेंट की बनाई भी गई हैं। तो मिथ है दैट इज अ स्टोरी ऑफ प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। क्वेश्चन नंबर 3, ये पैथेटिक फैलेसी मैंने आप लोगों को बताया था, जब नेचर की चीजों को ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिया जाता है तो उसे पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। व्हाट इज द हु कॉइन्ड दिस टर्म पैथेटिक फैलेसी? बिल्कुल सही जवाब, दैट इज बी, जॉन रस्किन। यस, दैट इज जॉन रस्किन। जॉन रस्किन बिलोंग टू विक्टोरियन एरा और उन्होंने जो है यस बिल्कुल सही जवाब रस्किन ने दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। हीरोइक ट्रेजेडी जो मैंने अभी आपको बताया था, हीरोइक ट्रेजेडी कौन से समय में आई थी, हीरोइक ड्रामा कौन से पीरियड में आया था, ये मैंने आपको इसमें भी बताया था। ड्राइडन फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी जो है वो माना जाता है। वैसे सर विलियम डी एवेनेंट ने पहले लिखा था, लेकिन उसको ये बिल्कुल सही जवाब, दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि 1660 से ये आई थी। हीरोइक ड्रामा जो आया था वो कब आया था? ये रेस्टोरेशन पीरियड में आया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी नॉवल मैं आपको बता देती हूं जो लेटर के फॉर्म में होता है। हालांकि मैंने अभी आपको नॉवल नहीं पढ़ाया आपकी क्लास में, लेकिन ये जो लेटर फॉर्म में होता है, लेटर का मतलब होता है कि यानी कि एक कैरेक्टर लेटर लिखता है, फिर दूसरा कैरेक्टर उस लेटर का जवाब देता है। तो इसका आंसर है ए, पेमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये है इसका आंसर, पेमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए ये हो गए 2005 के क्वेश्चंस। देखिए कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। अब 5 × 4 = 20 नंबर है या नहीं? आप बताइए, किसी भी उसमें 125 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं तो आर दीज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और नॉट? आप बताइए, आर दीज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और नॉट? इसीलिए आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास में ये क्वेश्चंस करवा रही हूं कि आपको इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। बहुत ज्यादा आपको पता, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लोगों को पता नहीं होता। पता है, बहुत से लोगों को ये लगता है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 4 राइटर पढ़ा दो और 4 राइटर पढ़ाने से बंदा सब कुछ कर लेगा टीजीटी में और ये एंड ऑल दैट। मैं आपको ये बता रही हूँ, 4 राइटर पढ़ने से, सिर्फ 4 राइटर अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे नहीं निकलेगा एग्जाम। 14 क्वेश्चन तो पीजीटी में थे 2021 में। और दूसरी बात यह है कि ग्रामर और लिटरेरी टर्म्स 2 ऐसी चीजें हैं कि अगर इन पे हाथ अच्छा नहीं है तो आप एग्जाम में 55, 56, 57, 60, 70 क्वेश्चन तक ठीक कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि अगर मैंने आपसे कुछ कहा है कि अगर ये चीज आपको करनी है तो इट मीन्स आपको। और मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, जो स्टूडेंट मुझसे टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं उन्हें DSSB में अलग से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो इससे कवर कर लेंगे उसे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है, राइटर्स डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, लिटरेरी टर्म्स के तो मैं बहुत ही मतलब अच्छे से उनको काफी कायदे से कराती हूँ। और उनको सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे आसान काम है टीजीटी पीजीटी में राइटर पढ़ा देना। अरे यार, राइटर पढ़ा देने से अगर एग्जाम निकल गए होते, ये हमें क्वेश्चन मैंने थोड़ी बनाए हैं। और अभी तो आगे देखो, और जो सिर्फ टीजीटी में है उन्हें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो देखिए, अब यहां से देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, पन इज। अब क्वेश्चन देखिए, पन क्या है ना? कुछ नहीं, अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड। ये 2006 से क्वेश्चन शुरू हो गए। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन का मतलब होता है एक शब्द के 2 मीनिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इफ a man's wife is dead, he pines for the second. He pines for the second. तो यहाँ पाइंस वर्ड के सेकेंड वर्ड के 2 मीनिंग है, दूसरी या क्षण। ही पाइंस फॉर अ सेकेंड, 2 है इसके मीनिंग। पाइंस फॉर अ सेकेंड यानी कि एक क्षण के लिए, या एक जो है वो दूसरी के लिए। तो पन होता है प्ले ऑन वर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अभी मैंने आपके उसमें टेस्ट पेपर में दिया भी था। वर्ड्स लिब्रे इज। वर्ड्स लिब्रे का मतलब होता है
फ्री वर्ड्स जिसका ना कोई राइम स्कीम होती है और ना ही उसकी कोई जो है उसका मीटर होता है, और वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है, और इसलिए यहाँ पर ये है, मतलब कहा जाता है, ये तो इसका भी नहीं पता ये आई कहाँ से है, ये ओपन फॉर्म है, दैट इज ओपन फॉर्म, ना इसका मीटर ना इसकी राइम स्कीम, कुछ नहीं पता, तो दैट इज open form. Now the next question is the originator and namer of deconstruction is. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, आप खुद देख सकते हैं, 2006 का क्वेश्चन है ये। deconstruction क्या होता है, that I will let you know कि deconstruction होता क्या है। ये जैक्स जेरिडा के द्वारा दिया गया है, that is given by जैक्स जेरिडा, that I will let you know, क्योंकि ये जो है, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है जैक्स जेरिडा। Now the next is, ये देखिए हो गए, यहाँ तक आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। The regular ode is a close imitation of, ये मैंने अभी आपको बताया था, रेगुलर ओड, इरेगुलर ओड, और जो लेस्बियन ओड या जो मैंने आपको बताए थे होरेशियन ओड जिन्हें कहा जाता है, तो रेगुलर ओड किसका जो है वो इमिटेशन होते हैं, ये बिल्कुल सही जो नहीं, बिल्कुल गलत, ये डी है, दैट्स पिंडारिक ओड्स। अबे पैट्रियार्क के थोड़ी होते बेवकूफों, है ना। मैंने कहा वीनस में डिकंस्ट्रक्शन को कायदे से जब समझाऊंगी, अभी इसमें नहीं बता रही हूँ लेकिन बताऊंगी, थप्पड़ बजाऊंगी बहुत जोर से तुम्हारे बदतमीजों। पैट्रियार्क लेकर आया था, पैट्रियार्क ने सोनेट को फेमस करा था, पिंडारिक के थे, ये देखो सारे के सारे बदतमीजों ने गड़बड़ करी है। ये पिंडारिक ओड्स को कहा जाता है रेगुलर, पिंडारिक में स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, ईपोड होता है। पिंडारिक ओड जो होते हैं वो यूलॉजिकल होते हैं, और पिंडारिक ओड, जो भी पिंडारिक ओड्स को फॉलो करता है वो रेगुलर ओड्स कहलाते हैं। पूनम यादव कह रही है मेरा करेक्ट है, तो जिन बदतमीजों ने ये तारीफ के वजह से दिमाग खराब हो गया था, बदतमीजों, रेगुलर ओड मतलब पेट्रियार्क को बना दिया, और मैं भी कही थी बिल्कुल सही, फिर मैंने एकदम बदल दिया, बिल्कुल गलत, इरेगुलर कॉवेलियन, बिल्कुल सही जवाब। आगे का बता ले हैं, जिससे कि मैं तेरे पीछे की गलती छोड़ दूं, है ना। श्वेता कह रही है मेरा भी करेक्ट है, चलो बहुत आगे का बता लो बदतमीजों। नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम, नोवेला शब्द कहां से लिया गया है, यूलॉजिकल का मतलब होता तारीफ। नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम इटली, नोवेला इटली से लिया गया है, फ्रांस या इंडिया से नहीं है, नोवेला इटली से लिया गया है। नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम इटली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, ये बताओ पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 11, पोएटिक जस्टिस फॉर द टर्म कॉइंड बाय, ये जो पोएटिक जस्टिस जो टर्म है ये यूज किसमें किया गया था और दिया किसने, ये दिया है राइमर ने, बिल्कुल सही जवाब, इट वॉज गिवन बाय टॉमस राइमर। और ये किसमें यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने ट्रेजेडी आपको पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि ट्रेजेडी के जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, उसके बाद ट्रेजेडी के जो मेन जो उसके ट्रेजेडी के फीचर्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कैथारसिस, पेरिपेशिया और एनाग्नोरेसिस, पोएटिक जस्टिस, ये सारा मैंने आपको, ट्रेजिक वेस्ट, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो टॉमस राइमर ने, तो मैं कोई भी चीज़ जो पढ़ाती हूँ ना फालतू में बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ, है ना, बिल्कुल सही, बैड को बैड एंड गुड को गुड, यानी कि जो जैसा करे उसको वैसा वो मिले, कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा जो है मिले। वेरी गुड, अरे वाह भाई, 10 में से 10 जो है कोई सही है। इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज, इनफॉर्मल एसेज को और किस उससे जाना जाता है, ठीक है, इनफॉर्मल एसेज को किस रूप में जाना जाता है, इनफॉर्मल एसेज, इसमें नहीं, इम्पर्सनल, इनफॉर्मल ऐसे पर्सनल होंगे, फिर वो बेटा पर्सनल होंगे। इम्पर्सनल का मतलब तो हो गया बहुत ही ज्यादा जो होते हैं उसमें किसमें, इनफॉर्मल एसेज को जाना जाता है, इसको एक मिनट, इसको मुझे इसमें ये ऐसे का जो इन्होंने माना है वो इनफॉर्मल का स्कॉलरली माना है, मगर वो स्कॉलरली है नहीं, इसका आंसर है फेमिलियर ऐसे। आपको पता है इसका जवाब इन्होंने स्कॉलरली माना था, तो जो ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था इसका आंसर इन्होंने यही दिया हुआ था, तो इसीलिए इसको मैंने बताया आपको कि ये नहीं है, ये गलत है। आप लोग जवाब दे रहे थे वो सही है, फेमिलियर ऐसे। तो इनफॉर्मल ऐसे इज ऑल्सो नोन एज फेमिलियर ऐसे। तो आप सही हैं, अब आप बताइए इसे मानेंगे, इसे मानेंगे, किसे मानेंगे। एक बार गलत दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार गलत देंगे, है ना, ये भी तो देखना पड़ता है। एक बार गलत दे दिया तो हर बार गलत मानेंगे। अब जैसे इसी में जैकोलिन वाले में हो गया,
तो आप हमें जो मानना है वो किसको मानना है, सही को। तो दैट इज फेमिलियर ऐसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज epic क्या है? A story of a battle, a long narrative poem on a serious subject, a dramatic monologue दो बार डी। yes, that is B, a long narrative poem। epic आप लोगों को पता है, epic का मतलब होता है महाकाव्य, कि एक हीरो के ऊपर कहानी लिखी जाती, एक हीरो के एडवेंचर्स की कहानी होती है epic। बिल्कुल सही जवाब यहां तक। Now the next question is what is an act? एक्ट क्या होता है? एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले, एक्टिंग बाय एक्टर्स। दैट इज ए। अब इसके बारे में भी ध्यान से देखिएगा। यहां मैं आपको बताऊं कि देखो, जो ड्रामा होता है जब उसको बांटते हैं तो उसे एक्ट कहते हैं, ठीक है। जब पोयम, लॉन्ग पोयम को बांटते हैं तो उसे कैंटो कहा जाता है, और जब नॉवल को बांटते हैं तो उसे नॉवल के होते हैं चैप्टर्स। तो ये याद रखिएगा कि ड्रामा को जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं एक्ट। पोयम, लंबी पोयम को जब हम भागों में बांटते हैं उसे कहते हैं कैंटो, और जब नॉवल को डिवाइड किया जाता है तो उसे कहते हैं चैप्टर्स, ठीक है। तो ये है कि पोयम, कैंटो किससे संबंधित है? पोयम से। एक्ट किससे संबंधित है? ड्रामा से। और चैप्टर्स किससे संबंधित है? नॉवल से, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले। नाउ अब यहां तक हो गए 14। देखिए कितने क्वेश्चन हुए, 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन 2006 ये थे हमारे 2006 के। बहुत हम अहोभाग्य हुए होंगे जो 5 के बाद 6 में भी पेपर हो गया था, तो ये जो है उसके बाद तो 9 में हुआ था, ठीक है। अब 2009 का देखिए, द सोनेट इज अ पोएम ऑफ, कितना साधारण क्वेश्चन, और ये देखिएगा क्वेश्चंस कितने हैं इसमें। द सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस, बिल्कुल सही जवाब, दैट इज द सोनेट इज अ पोएम। अब इतने साधारण क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एलिजी बिगेन टू बी। अब ये देखिए मैंने अब आपको टेस्ट पेपर में दिया था, और इसके मैंने आपको बताया था ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। एलिजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसके दोनों हैं कि भैया इसका ए और बी दोनों आंसर सही है, क्योंकि इट वाज रिटन इन द एलिजिएक मेजर, कि एलिजिएक मेजर में लिखी जाती थी, और ये इट वाज अ पोएम ऑफ सॉरो। तो ये एफ हुआ होगा क्वेश्चन, और 100% एफ होना चाहिए इसे। अब उन्होंने जो भी माना हो कुछ भी है, लेकिन इसके ये दोनों ठीक है, क्योंकि ये सॉरो की भी पोएम है और ये एलिजिएक मेजर में लिखी जाती थी, ठीक है। तो इसका ए बी है आंसर, यस। अब ये देखिए ये क्वेश्चन 2009 का है, ये जो दिया था मैंने आपको। बिगिनिंग में मेजर था, देख एलिजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड, बिगेन ही तो लिखा है बेटे। अब एक दो बता, एक खुद बता ज्योति, क्या ये क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजिंग नहीं है कि एलिजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड? क्वेश्चन का जवाब तो यही होना चाहिए कि भाई एलिजी को एलिजी कहना शुरू किया था क्योंकि उसमें एलिजी एक मेजर है, बी माना है, आयोग ने इसको बी माना है, लेकिन एलिजी को एलिजी कहना क्यों शुरू किया था? ये मैंने आपको बताया था कि जब ग्रीस में एलिजी की शुरुआत हुई थी तो जितनी भी पोएम्स थी, ठीक है, जितनी भी पोएम्स थी, भाई ए है इसका आंसर, जितनी भी पोएम्स थी, चाहे वो वॉर पोएम्स थी, चाहे वो हैप्पी पोएम्स थी, चाहे वो कोई सी भी पोएम्स थी, वो एक एलिजिएक मेजर में लिखी जाती थी, टेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड टेक्टाइलिक पेंटामीटर। तो जब वो एक एलिजिएक मेजर में लिखी जाती थी तो उन्हें एलिजी माना जाता था, दो दो लाइन के उसमें लिखा। अब जब भाई एलिजिएक मेजर की वजह से ही एलिजी कहलाती थी, तो वो सौरों की पोएम थी ही नहीं। जब वो सौरों की पोएम, वो तो बाद में उनको जो है, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाने लगी, उनको आयम्बिक पेंटर, उनको सौरों की पोएम बना दिया गया। तो ये तो क्वेश्चन ही डाइसी है, ये तो क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन अगर ये कहते हैं एलिजी इज अ पोएम ऑफ, तब तो बिल्कुल जाता इट्स अ पोएम ऑफ सौरो, लेकिन एलिजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि भाई एलिजी को एलिजी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एलिजिएक मेजर में लिखी जाती थी। तो क्वेश्चन ये वो हो गया ना, कंफ्यूज करने वाला हो गया क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैंने कहा था कि भाई दोनों आंसर्स जो है हमरा, उन्होंने बी माना था मगर इसका करेक्ट आंसर ए है इसका, कि एलिजी को एलिजी इसलिए कहना शुरू करा गया था, हाँ मीटर की वजह से एलिजी कहलाती थी। ये ए, इसका ए ही होना चाहिए क्योंकि एलिजी एलिजिएक मेजर में लिखी जाती थी, लेकिन वही वाली बात है, ऑप्शन दोनों करेक्ट है इसलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉवल इज one of the earliest forms of writings, one of the latest forms of writing, one of the discarded forms of writing, none of these.
अब इस क्वेश्चन में द नॉवल इज, भाई नॉवल को जो शेप मिली है, नॉवल माना, अब इसकी भी बारे में सुन लीजिए, ये वाला क्वेश्चन के बारे में मैं आपको जवाब दे देती हूँ। ये क्वेश्चन उन्होंने कुछ भी माना हो, इस क्वेश्चन को बाद में इसी को उन्होंने दूसरा मान लिया था। इस क्वेश्चन के बारे में ये समझिए, जब नॉवल जो पहला साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है वो माना जाता है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को, दैट इज ऑफ चौसर, पहला साइकोलॉजिकल नॉवल, बट दैट इज रिटन इन वर्स फॉर्म। भाई पोएम है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। उसके बाद जो यूफियस है प्रोज रोमांस है, थॉमस मेलोरी का मोटेड आर्थर है प्रोज रोमांस है, इनके अंदर, और एक द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इन्हें माना जाता है कि ये पहले नॉवेल्स हैं, मगर नॉवल को जो शेप मिली है वो आई है, शेप कौन सी सेंचुरी में मिली है, दैट इज इन लेटर सेंचुरीज, 18th सेंचुरी में उसको शेप मिली जाकर। तो इसीलिए उसको तब तक नॉवल का वो नहीं दिया गया, नॉवल को नहीं माना गया। तो माना कि नॉवल के सीड्स पाए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि द सीड्स ऑफ नॉवल, नॉवल जो है कि नॉवल हैज इट्स ओरिजिन, तो एंशिएंट टाइम से है, लेकिन नॉवल को जो शेप मिली है वो कब मिली है, 18th सेंचुरी में। नॉवल जो लिखने शुरू करे, सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा, ये जो नॉवल लिखने शुरू करे हैं वो उनको शेप जो मिली है वो उसके बाद में मिलनी शुरू हुई है। तो भाई उनको जब शेप ही बाद में मिलनी शुरू हुई है तो वो कैसे हो गए, दैट इज नॉट एन ओल्ड जॉनरा, दैट इज अ न्यू जॉनरा। तो इसीलिए वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ, हालांकि अब इसमें भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग भी हो सकता है अगर किस रूप में मान रहे हैं, लेकिन चूंकि नॉवल को शेप लेटर सेंचुरीज में जाकर मिली है तो इसीलिए हम इसका आंसर जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, बी मानेंगे, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स। हम इसका जो वो है वो नहीं मान सकते कि भाई इसका जो है वो दैट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स। वो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन से, देखिए तो इसका आंसर है क्योंकि शेप बाद की सेंचुरीज में मिली है इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ शॉर्ट प्ले, अ पोएम, अ नॉवल, अ प्रोज स्टोरी, दैट इज बी, अ पोएम। पोएम होती है, इट्स अ पोएम। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है, पोएम होती है भैया, और कुछ नहीं होता, दैट्स अ पोएम। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि पोएम में ड्रामा वाली क्वालिटीज होती है, बट इट इज अ पोएम। जो ब्राउनिंग, विक्टोरियन एज में ब्राउनिंग को, टेनिसन को माना जाता था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखने में सबसे ज्यादा होशियार थे। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है, एक पोएम होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? बताइए, what do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? Very good, that's tragedy। और ये definition किसके द्वारा दी गई है, it is given by Aristotle। ये definition दी गई है Aristotle के द्वारा। अब देख रहे हैं आप, अभी तक 2009 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये 2009 के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। allusion is, what is allusion? अल्यूजन क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये पार्ट इसमें अभी लिटरेरी टर्म्स में पढ़ाया है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी चीज का, बिल्कुल सही, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट ऑफ पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ये मैंने अभी आपको बताया भी था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम बात करते हुए किसी व्यक्ति का, किसी हिस्टोरिकल इवेंट का कोई एग्जाम्पल देते हैं तो वो एल्यूजन होता है, एक पासिंग रेफरेंस देते हैं। अगर मैं पढ़ाते हुए कहूँ कि भाई मैं राम नहीं तो सीता की उम्मीद कैसे करूँ, तो इसमें मैंने जो है वो रामचंद्र जी का एल्यूजन दिया है। अगर मैं कुछ भी जो है, जैसे हम भगवान जी का जो है वो एल्यूजन, भाई भगवान जैसे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं तो कैरेक्टर के बारे में कहा जाए तो रामचंद्र जी से बढ़कर कोई नहीं, तो उनके लिए हम देते हैं वो हमने एक वो दिया। बिल्कुल सही जवाब है कि क्विक्सोटिक आइडिया, डॉन क्विक्सोट, क्विक्सोटिक आइडिया, बिल्कुल सही है। एल्यूजन में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम कोई रेफरेंस देते हैं, जब हम रेफरेंस देते हैं किसी व्यक्ति का, किसी हिस्टोरिकल उसका, तो उसे क्या कहा जाता है, एल्यूजन। वेरी गुड, आप देख रहे हैं ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। इसमें से अगर एक दो पॉइंट छोड़ दीजिए तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकलव्य का देते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बैलेड, व्हाट इज अ बैलेड? अ बैलेड इज
is a short epic, is a song sung by ballet dancers, is a folk song or orally transmitted poem dealing with a popular story, is a short novel. It's C. Ballad क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। और बैलेड में भी मैंने आपको बताया था कि जो बैलेड होते हैं वो लिटरेरी बैलेड्स होते हैं, और भाई बैलेड भी दो तरीके के होते हैं, जो प्राइमरी बैलेड्स होते हैं और सेकेंडरी बैलेड्स। जो भाई जो लिटरेरी बैलेड्स हैं जैसे कीट्स वगैरह ने जो लिखे हैं वो लिटरेरी बैलेड्स में आते हैं, और जो फोक बैलेड्स होते हैं वो अपना कहानियाँ जो हैं वो चलती चली आ रही हैं उनके साथ, चेविचेज और जो बैलेड्स हैं। फोक सॉन्ग एक जो लोकगीत जो कि एक पोएम के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बताया जाता है। एपिक लंबी होती है और बैलेड छोटा होता है। दोनों में ये एपिक में एक हीरो की एडवेंचर्स बताए जाते हैं, बैलेड में भी जो घुमंतु सिंगर्स होते हैं वो बताते हैं, और बैलेड में भी लोकगीत होते हैं, बैलेड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, अब ये मैंने आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताया था, डिनूमे इज रिलेटेड टू, ये मैंने आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताया था। डिनूमे इज रिलेटेड टू अ प्ले। द डिनूमे का मतलब होता है रेजोल्यूशन, जब सब कुछ सुलझ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डिनूमे कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल करा दूंगी, जो भी नहीं कराया वो भी सब कराया जाएगा। तो ये तो अभी कमेंट बिल्कुल सही। और ट्रेजेडी के एंड को क्या कहते हैं भाई? ट्रेजेडी के एंड को क्या कहते हैं? कैथारसिस, oh sorry, catastrophe, yes, that is catastrophe, बहुत बड़ी मुसीबत। An eclogue is, what is an eclogue? eclogue किसे कहते हैं? eclogue का मतलब होता है a pastoral poem, यानी कि eclogue का मतलब होता है कि गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित पोयम। जैसे शेफर्ड्स कैलेंडर है स्पेंसर की, दैट इज एन एक्लॉग। कोई बात नहीं भाई, एक बात है, ये तो मैं तुम्हें दिखा रही हूं। मैंने अभी तुमसे क्या कहा कि कुछ क्वेश्चंस करे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दो चार ही होंगे जो नहीं करे हुए होंगे। मैंने अभी कुछ दिन कहा ना, कुछ दिन बाद ये फिर आएंगे। अभी मैं तुम्हें क्यों करवा रही हूँ, तुम बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों, इसका रीजन क्या है? मैं क्यों करा रही हूँ आज तुम्हें लिटरेरी टर्म सारी? इसका रीजन क्या है? बताओ बताओ, क्या रीजन है? इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बदतमीजो, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, हाँ, कि कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, रिवीजन, पेपर पैटर्न बताने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, और ये बता रही कहीं से भी कहीं तक भी इनको आप लोग हल्के में ना ले लो। ठीक है, हल्के में ना ले लो, समझे? इसलिए नाउ अब ये हो गए 2009 तक के हो गए। अब चलो 2010 के करेंगे। ठीक है, हाँ जी। टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड। हालांकि ये लिटरेरी टर्म है इसको, लेकिन हम लोग वन वर्ड वगैरह के रूप में भी ले लेते हैं। साहित्यिक चोरी को कहा जाता है प्लेगियरिज्म। साहित्यिक चोरी, जो आप लोगों को पता है शेक्सपियर पर भी ये जो है आरोप लगते थे कि वो जो है दूसरों के पोएम, वो चीज़ों को चुराया करते थे। हाँ बिल्कुल, जो है तो साहित्यिक चोरी उसको कहते हैं। ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट भी उन्हें ग्रीन ने कहा था। तो ये जो है प्लेगियरिज्म होता है। हाँ जी, जो भी साहित्यिक चोरी होती है दैट इज नोन एज प्लेगियरिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये इसको आपको क्वेश्चन को पढ़िए। अ सडन एंड रिडिक्यूलस डिसेंट from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term। जब किसी सडन एंड रिडिक्यूलस भाई डिसेंट, भाई ऊपर से एक्शन ऊपर से उठा और फट देनी नीचे गिर गया, उसे क्या कहते हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया, दैट इज बेथोस। और बेथोस के लिए मैंने तुम्हें एक टर्म और बताई है कि जब ऊपर उठे और एकदम से टर्म नीचे गिर गया, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। यस, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। वेरी गुड मेरे शेरो, तुम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन कॉइन्ड बाय। अब मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं, ये क्वेश्चन 2010 का आया हुआ, इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कॉइन्ड बाय जो है वो है वॉशिंगटन एल्स्टन।
ये जो टर्म है ये वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा दी गई है। इसमें ये सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन ये मानते हैं टीएस इलियट, क्योंकि टीएस इलियट मेड दिस टर्म फेमस। टीएस इलियट मेड इट फेमस। ठीक है, तो टीएस इलियट ने इसे केवल फेमस बनाया है, ये टर्म उसने नहीं दी गई है। ये टर्म दी है वॉशिंगटन एल्स्टन ने, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इट वाज मेड फेमस बाय टीएस इलियट। यस, ठीक है, तो वॉशिंगटन एल्स्टन गेव दिस टर्म एंड इट वाज मेड फेमस। तो भाई टीएस इलियट के द्वारा नहीं दी गई है, दैट वाज गिवन बाय वॉशिंगटन एल्स्टन। चलिए, तो ये इस तरीके के मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमें पता होता है गलत होते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let's go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table। ये लाइन टीएस इलियट की पोयम से ली गई है। आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक भी टीएस इलियट टीजीटी के उसमें नहीं दिया गया है, मगर फिर भी जो है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि टीएस इलियट हैज मेड अ गुड यूज ऑफ फ्री वर्ड्स। बिल्कुल सही जवाब, फ्री वर्ड्स। वेरी गुड। हाँ, टेस्ट पेपर में था मेरे होशियारों, तुम्हें सब पता है। अल्यूजन फिर से ये रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देख रहे हैं 2009 का क्वेश्चन 2010 में एग्जैक्टली रिपीट हो गया है। तो ये जन इनडायरेक्ट और पासिंग रिमार्क ये हो गया। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सी, कैथारसिस किससे रिलेटेड है? कैथारसिस अभी मैंने आपको बताया था, ये मेडिसिन से लिया हुआ टर्म है। इट इज रिलेटेड टू कॉमेडी। अब कौन कह रहा है? बी। अरे बी वालों, तुम्हारा थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर से। तो ट्रेजेडी तुम्हारे को ना थप्पड़ बजाऊंगी बहुत जोर से, बदतमीजों है। मतलब कैथारसिस जो है वो कॉमेडी से रिलेटेड है। आज तो तुमने ये कह के पहले का बी कह रहे थे तो सही है, फिर तो सही बात है, फिर तो तुम्हारी कॉमेडी सही है। कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। जिन जिन लोग ने जवाब दे रहे हैं सही जवाब दो भैया। कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। हाँ, यही जवाब दिया है ना सबने, परगेशन ऑफ फीलिंग्स। हाँ, अब मुझे भी आराम पड़ा, नहीं तो पता चला अभी हो जाता तुम्हारा काम। अभी सुनते तुम मुझसे। Yes, now next question is chorus. Chorus is a band of writing inks, is a group of singers, is a group of beautiful actresses, is a group of DJ dancers. Chorus, that's B, is a group of singers in drama. बिल्कुल सही जवाब। Now the next question is comic relief. चलिए कॉमिक रिलीफ बताइए। ये मैंने आपको कॉमिक रिलीफ भी बताया था। द इंटरवल इन द प्ले, अ हिलेरियस कॉमेडी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस। ये उस दिन मुझसे किसने पूछा था? शायद कामाख्या ने पूछा था या किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन कि मैम इंटरल्यूड्स और कॉमिक रिलीफ एक ही चीज होती है क्या? किसने पूछा था मेरे से? हाँ, श्वेता ने पूछा था कि इंटरल्यूड्स और वो एक ही चीज होती है। तो मैंने बताया था नहीं, इंटरल्यूड्स बीच में करे जाते थे मॉरलिटी, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस के बीच में, और बाद में बहुत फेमस हुए थे। और कॉमिक रिलीफ जो है वो दिया जाता था जो ट्रेजेडीज होती थी उनमें जो है वो एक कॉमिक रिलीफ, जैसे मकबेथ में है जो पोर्टर सीन है उसे कहा जाता है, दैट इज कॉमिक रिलीफ कहा जाता है कि लोग ट्रेजेडी देखते देखते हो जाते हैं। जो एरिस्टोटल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ ट्रेजेडी शुड बी प्योर ट्रेजेडी, देयर शुड नॉट बी एनी सीन ऑफ कॉमेडी इन बिटवीन द ट्रेजेडी। लेकिन जो शेक्सपियर है उन्होंने तो ही वायलेटेड ऑल द थिंग्स। उन्होंने तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन को इतना पूरी तरीके से माना ही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज में कॉमिक रिलीफ के सीन्स रखे हैं। और जैसे मकबेथ में भी है, कॉमिक ट्रेजेडीज में उनके कॉमिक रिलीफ के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंटरल्यूड नहीं होते ना, ना बिल्कुल। कॉमिक, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस मैंने भी इससे पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मॉरलिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन द 15th and 16th century, produced in the 17th, produced in the 18th, produced in the 19th. That's A. नहीं तो चल रहा है। Produced in the 15th and 16th centuries. That is produced in the 15th and 16th centuries. Yes, ये morality plays मैंने आपको बताया था। Every man जो morality plays, जो allegorical plays हुआ करते थे। अच्छा एक बात बताओ, अब इन क्वेश्चंस को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सारे अगर ये एग्जाम में आ जाएं ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा देंगे बेटे, उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अब आप लोगों ने पढ़ रखी है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें अब इसीलिए ये चीजें अब है ना,
आप देख रहे हैं हर पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं हर पेपर में, और फिर भी इन पे ध्यान ना दो। अगर फिर भी इन पे ध्यान ना दो तो बहुत ही, फिर आप अपने सक्सेस को अपने हाथों से दूर कर रहे हो, है ना। आप अपने सक्सेस को अपने हाथों से, और मेरा पर्पस आज यहाँ पर यही था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स को ये ना लगे यार हम लिटरेरी टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडिंग लिटरेरी टर्म्स। जस्ट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, ये पेपर तैयार करा गया है कि देख लीजिए कितने लिटरेरी टर्म्स आते हैं, एक एक क्वेश्चन वैल्यू रखता है, एक एक क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन वैल्यू रखता है तो इसका मतलब है कि आपको उसे छोड़ना नहीं है ना। चलिए, अब प्रोड्यूस इन द 15th and 16th, नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट, डी.जी. रोजेटी। ये अब आपने नहीं पढ़ा, ये बताइए आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो गया है। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री का है दैट्स डी.जी. रोजेटी, और ये जो है ये भी मैं आप फ्लैशली स्कूल ऑफ डी.जी. रोजेटी ने, जिन्होंने द ब्लेस्ड डेमोजेल नाम की पोएम लिखी है, ये भी हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तुक्का लगाया और सही हो गया, ठीक है। Now the next question is bucolic. Bucolic refers to the poets who wrote in praise of wine, the poet who wrote pastoral poetry, the poets who imitated Pope, the poets who imitated Wordsworth. Bucolic. That's B. जो पेस्टोरल पोइट्री यानी कि जो है जो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित लिखते थे, दैट इज नोन एज बी, ब्यूकोलिक पेस्टोरल पोइट्री। यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. An Alexandrine is a verse line. देखिए, an Alexandrine आपको मैंने बता रखा है, iambic hexameter, iambic pentameter, dactylic tetrameter, trochaic hexameter. That's iambic, 12 syllables की लाइन को कहा जाता है, iambic में लिखी जाती है, iambic hexameter, that is iambic hexa, 12 syllable की लाइन, पहला unstressed, दूसरा stressed. Now the aesthetic का मतलब, अब देखो 2013 के शुरू हो गए, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, 35, मतलब 2010 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2010 में मैं बताऊं कितने क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन है 2010 में, और 2013 में 16 क्वेश्चन हैं। यस, अब चलो 36 पे आते हैं। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक मीन्स ब्यूटी, एस्थेटिक मीन्स खूबसूरती, ब्यूटी, एस्थेटिसिज्म, ब्यूटी, खूबसूरती को बोला जाता है एस्थेटिक, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड, दैट इज बी, यस, दैट्स पेरिपेशिया, ये वेरी गुड। यानी कि जब हीरो का फॉर्च्यून 360 डिग्री पे फ्रॉम गुड टू बैड हो जाता है, दैट इज नोन एज पेरिपेशिया, यस, दैट इज पेरिपेशिया, बिल्कुल सही जवाब। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज यूफनी। यूफनी क्या होता है? प्लेजेंट साउंड, सीरियस साउंड, बिटर। यू मतलब होता है गुड और फोनी मतलब होता है साउंड। यू जो ग्रीक रूट है, दैट्स गुड, तो दैट इज प्लेजेंट साउंड, ए, यस, वेरी गुड। Who invented and popularized the phrase poetic justice? आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज थॉमस राइमर। 39 का आंसर है राइमर, पोएटिक जस्टिस। What is soliloquy? What is soliloquy? An actor's secret thought uttered aloud, secret speech, an actor's not to be heard by audience, an actor's speech meant for other characters also. नहीं, ऑडियंस के द्वारा तो सोलिलकी बोली ही ऑडियंस को सुनाने के लिए बोली जाती है, ए है, दैट्स ए। सीक्रेट स्पीच नहीं होती, एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, सोलिलकी का मतलब होता है कि एक डायलॉग जो कि ऑडियंस को सुनाने के लिए बोला जाता है मगर फेलो एक्टर्स को नहीं सुनाई देता, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं। असाइड का मतलब होता है, एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब सोलिलकी बोली जाती है तो सोलो और लोकी, लोकी मतलब होता है डायलॉग और सोलो मीन्स होता है एक व्यक्ति बोलने वाला। जब सोलिलकी होती है तो उस समय कोई और फेलो एक्टर्स वगैरह नहीं होते हैं,
तो वो जो हीरो अपनी या कोई भी व्यक्ति जो अपनी बातें कह रहा होता है उस समय स्टेज पे वो अकेला होता है और सिर्फ ऑडियंस को सुनाने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जब असाइड होता है तो असाइड में वो और फेलो एक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो जो अपनी बात कहता है वो फेलो एक्टर्स ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें सुनाई नहीं दिया, सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप ऐसे मानिए कि असाइड में फेलो एक्टर्स भी खड़े होते हैं, लेकिन सोलिलकी में वो अकेला होता है, फेलो एक्टर्स भी नहीं होते, कोई नहीं होता, वो अकेला डायलॉग बोलता है। ये दोनों में अंतर होता है। असाइड में ऑडियंस होते हैं और फेलो कैरेक्टर्स तो ऑडियंस तो सब में होती है, फेलो कैरेक्टर्स भी होते हैं। सोलिलकी में फेलो कैरेक्टर्स नहीं होते, सोलिलकी में फेलो कैरेक्टर्स नहीं होते और असाइड में होते हैं। ऐसे करके बात करते हैं। तो जो असाइड में फेलो कैरेक्टर्स भी होते हैं जो दूसरे ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हमें नहीं सुनाई दिया, लेकिन सोलिलकी में कोई और नहीं होता। ऐसा है, क्या कह रहे हो? हाँ 13 का तो चल रहा है ये, हाँ समझ गए? तो ये है, दैट्स द थिंग। चलिए, तो एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हेमलेट। हेमलेट की स्पेलिंग देख लो जरा, HAMLET। what is the what could be the tragic? Oedipus complex, vaulting ambition, none of these, and noble inaction. That's A. vaulting ambition तो मकबेथ का है, that's A. noble inaction। भाई एडिपस कॉम्प्लेक्स बहुत बाद में कहा गया है उसके बारे में, दैट्स नोबल इन एक्शन, ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिरिक इज डैश, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लिरिक क्या होता है? A long poem written in the form of an address, a poem written in praise of God, a short poem in which the poet expressed his/her intense personal feeling, a triumphal song। लॉन्ग नहीं, लिरिक जो होता है अ पोएम, अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग। सी, लिरिक जो होती है एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें एक ही आइडिया एक्सप्रेस किया जाता है और अपनी इंटेंस फीलिंग, गाने को बोलते हैं लिरिक। एक ही उसमें चीज चलती है, ठीक है, एक ही इमोशन चलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ एपिक, बैलेड, ओड, सटायर। Simplicity, sweet music and melody are remarkable feature of, that's B, ballad, B, ballad। Simplicity, sweet, old simple नहीं होते, simplicity, sweet music and melody ballad क्यों सिंबल होते हैं, that is B, ballad। अरे क्या हो गया भैया? What is the meaning of plagiarism? What is the meaning? अरे भैया मेरी क्लास चल रही है। What is the meaning of plagiarism? That's B, literary theft। बिल्कुल सही जवाब, that is literary theft। अब देखिए क्वेश्चंस पे रिपीट हो रहे हैं। A sonnet consists A, 14 lines। बिल्कुल सही जवाब, A sonnet consists 14 lines। Now the next question नीचे से ही पढ़ लीजिए। Commerce is, What is commerce? कॉमर्स जो है वो लिखा गया है मिल्टन के द्वारा, वो क्या है? कॉमर्स इज अ मास्क। कॉमर्स एक मास्क है, बिल्कुल सही जवाब, कॉमर्स इज अ मास्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज असाइड। अब ये देखिए, addressed in words that the other actors are not supposed to hear, that the other actors supposed to hear, looking behind when one speaks, not paying। अब देखो मैंने अभी जो आपको बताया सेम वही चीज आ गई, यही चीज मैंने अभी आपको सोलिलकी और उसमें बताया। देखिए सोलिलकी और उसका दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज एड्रेस्ड इन वर्ड्स द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज्ड टू हियर। असाइड और सोलिलकी के बीच में अंतर मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। तो चलिए 48 पे आते हैं। डायर्ज मीन्स होता है एक दुखी, एक सॉन्ग ऑफ वेडिंग, अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर, सॉन्ग ऑफ ग्रीक, अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। दुखी गीत को बोला जाता है डायर्ज, यस दैट इज मृत्यु विलाप सॉन्ग को बोलते हैं, दैट इज अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुखी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार ये देखो ये क्वेश्चन भी दे दिया, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। ये क्वेश्चन कहां से आ गया इसमें? प्रिल्यूड में कितनी बुक्स है भाई? प्रिल्यूड में हाउ मेनी बुक है? यस देयर आर 14 बुक्स प्रिल्यूड में। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की जो बुक है, यस दैट्स 14 प्रिल्यूड।
That's 14. Yes. Name the figure of speech in the following line. The more haste, the less speed. बताइए. The more haste. अब इसमें देखिएगा simile, metaphor, irony, epigram कौन सा होगा? वैसे तो ये antithesis है. The more haste, the less speed. ये epigram. That's D. Epigram कहावत के रूप में. Epigram. वरना ये antithesis है उसमें. What is the rhyme scheme? अब ये 21 के शुरू हो गए. ये 2021 के शुरू हो गए हैं. What is the rhyme scheme of Petrarchan sonnet? अभी बताया था मैंने आपको. A B C D C D. A B B A C D E C D E. Yes, that's A B B A C D E C D E. That is A. Yes. Now the next one is a story in verse or prose with a double meaning is popularly known as. ये 21 के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. A story in verse or prose with a double meaning is popularly known as C. Allegory. एलिगरी का मतलब होता है जिसमें जो व्यक्ति है वो किसी चीज को किसी और रूप में बताया जाता है. जैसे जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फॉर्म है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिगरी. पॉलिटिकल एलिगरी का वो एग्जांपल है. ठीक है, तो एलिगरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 7-line iambic pentameter stanza rhyming A B B C C is called. ये आपको सबको पता है. ये किसने दिया है? ये चौसर के द्वारा दिया गया है और इसे राइम रॉयल भी. फेबल और एलिगरी भैया ये क्वेश्चन भी आया, अभी देखते हैं इसमें, है ना. एलिगरी और उसमें भाई उसमें फेबल जो होता है ना, वो उसमें जो कहानियां हैं वो पशुओं की कही जाती हैं. दैट इज राइम रॉयल. दैट इज राइम रॉयल. Which of the following statements is not correct about autobiography? अब तो आप autobiography बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो. An autobiography can never be a connected. इसमें पूछना कौन सा correct नहीं है. An autobiography can never be a connected narrative. An autobiography is the story of a person's life written by that person. ये सही है. Memoirs deal at least in part with public events and noticed personages other than the author. ये भी सही है. Simulated autobiography is a device often used in the novel. ये भी सही है. तो केवल एक वही है, that is A. An autobiography can never be a connected narrative. Connect. ये जो है is not correct. ठीक है जी. 28 क्वेश्चन थे इसमें. इस वाले पेपर में 28 क्वेश्चन थे. Which of the following not memoirs deal at least in part with public events and noted personages other than the author? An autobiography is a record of author's life. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो ऑटोबायोग्राफी होती है ना, वो कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव. का मतलब ये होता है कि कभी भी एक कहानी जो है इसमें एक सी नहीं होती. अब इसमें जो है ना, इन्होंने नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी है. इसमें इन्होंने माना क्या है इसको, मुझे भी इसमें है. An autobiography can never be a connected narrative. An autobiography is the story of a person's life as written by that person. Memoirs deal at least in part with public events and noted other than the author. ये तो सही है बिल्कुल. An autobiography is a record of author's life. Simulated autobiography is a device often used in. An autobiography can never be a connected narrative का मतलब ये होता है कि एक ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो कभी भी जो उसमें कहने वाला होता है एक सीक्वेंस से कहानी नहीं कहता. ये है ऑटोबायोग्राफी. इसका मतलब ए बता रही हूं अभी मैं इसमें है. एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव. इसमें इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट. तो भाई ये करेक्ट नहीं है. उन्होंने लिखा है कि एक ऑटोबायोग्राफी कभी भी कनेक्टेड नैरेटिव नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है. ऑटोबायोग्राफी एक कनेक्टेड नेट होती है. उनका भाई देखो, उनका कहने का ये मतलब था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. तो ये तो सारे करेक्ट है
कि एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, ये आपको पता है कि ये सही है। मेमोयर्स जो होते हैं वो ऑथर के बारे में नहीं होते हैं, किसी और के बारे में होते हैं। सिमुलेटेड अब ऑटोबायोग्राफी में नॉवल के रूप में यूज की जाती है, ये तो तीनों ठीक है, ऊपर वाला ठीक नहीं है। ऑटोबायोग्राफी के बारे में इन्होंने ये कहा कि ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड नहीं होती, तो ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड नहीं होती नहीं है, ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड होती है। हाँ, यही है इसका, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव। इनका कहने का मतलब यह है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो वो सही ये नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी एक कनेक्टेड नैरेटिव होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। डी का मतलब ये होता है सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज, कि जब हम नॉवल में कि अपनी कहानी बताते हैं किरदारों का नाम बदलकर, तो उसे सिमुलेटेड यानी कि ये किरदारों के चरित्र के नाम पर, हाँ नोट नहीं देखा ना तुमने, इसीलिए तुमने उसमें, जब हम किरदारों के नाम परिवर्तित करके अपनी कहानी को किरदारों के नाम परिवर्तित करके दिखाते हैं, तो वो जो नॉवेल्स में दिखाते हैं उसे वो ऑटोबायोग्राफी होती है। जैसे मैं कोई व्यक्ति अपनी कहानी लिखे उसमें किरदारों के नाम परिवर्तित कर दे, तो हमें पढ़ के ही पता चल जाएगा ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, बस उसमें उसका नाम नहीं है। तो ये सिमुलेटेड कही जाती है, यानी कि सिमुलेट मतलब किसी चीज को नकल करना किसी चीज की, ठीक है। तो ये है इसका। तो आपने नोट देखा नहीं, तो भैया ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड नैरेटिव होती है। उन्होंने कहा ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड नैरेटिव नहीं होती है, तो वो तो कनेक्टेड नैरेटिव होती है ना, कहानी उसकी सीरीज से चलती है। चलिए, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। अब ये देखिए कौन सी चीज एक कनेक्टेड नैरेटिव होता है ऑथर का लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें खुद का भी इंट्रोस्पेक्शन किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए ये इसी को काटता हुआ हो गया, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, है ना, करेक्ट, ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी है। आप देखिए एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पेस्टोरल एलिजी नहीं है, दैट्स अ पर्सनल इम्पर्सनल एलिजी। इन मेमोरियम पर्सनल, लिसिडस ये पेस्टोरल एलिजी, एंड डूनो एलिजी, अब ये तो कोई सी एलिजी नहीं है, दैट्स लिसिडस, दैट्स ये है पेस्टोरल एलिजी, बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए ये सारे 21 के क्वेश्चंस हैं। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ examining all available information and text relevant to the subject is called, किसी व्यक्ति के जिंदगी से संबंधित सभी चीजों को जब हम उनको एग्जामिन करके लिखते हैं और खुद नहीं लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट्स बायोग्राफी, दैट्स ए। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सनल लाइफ, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम खुद नहीं लिखते हैं। जब हम बायोग्राफी पढ़ के देखना, जब मैंने बायोग्राफी पढ़ाई है, ये चीज बहुत अच्छे से करवाई है उसमें मैंने, जब व्यक्ति खुद नहीं लिखता है ना, उसमें जो चीज व्यक्ति खुद नहीं लिखता है, जब उससे रेलेवेंट सारी चीजें जो है वो उसमें टेक्स्ट जो है वो हम उसको डायरीज और वो सब को लिख के उसके बारे में एनालाइज करके लिखते हैं और उसमें खुद नहीं लिखता है वो व्यक्ति, दैट इज बायोग्राफी, है ना। जो मैंने आपको बताया भी था, हिस्ट्री इज इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, ये मैंने आपको इसमें बताया भी था। Now the next question is, which of the following statements about lyric form of poetry is not true? इनमें से कौन, सामने ही दिख रहा है, इनमें से लिरिक के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। लिरिक में 14 लाइन होती है, इसमें फीलिंग और थॉट्स होते हैं। ग्रीक्स ने लिरिक को लायर के साथ गाते थे। लिरिक पोएम एक ही एक्सप्रेशन बताता है, ये सामने ऊपर दिख रहा है। लिरिक में 14 लाइन नहीं होती है, सोनेट में होती है। तो चलिए आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, बट आई विल सेंड दोज क्वेश्चंस टू यू। तो बस आज हम इतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा बस।